आज राजस्थान के रण की शुरुआत हो चुकी है। 199 सीटों पर वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 1863 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजस्थान की जनता इन प्रत्याशियों के लिए भाग्य विधाता है, इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी और साथ ही ये तय करेगी कि किसे वो जीत दिलाना चाहती है और किसे यहां पर वो हार का सामना करवाएगी। इस बार राजस्थान के चुनाव की बात करें तो कई सारे मुद्दे थे जो राजस्थान के चुनाव में सामने आए थे, चाहे वो मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा हो, बेरोजगारी का रहा हो या फिर लाल डायरी की बात रही हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कई बार किया था। अब बड़ी बात यह है कि देखिए ये सारे मुद्दे आम जनता के मन में कितना रहते हैं, कितना विश्वास आम जनता इन मुद्दों पर करती है और किस दल पर विश्वास करती है, यह बहुत अहम होगा। फिलहाल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जिस सब को लेकर बेहद उत्साहित आम जनता नजर आ रही है। राजस्थान के रण में आज वोटर्स पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 10.54% मतदान सुबह हुआ था और जिसके बाद अब बस इंतजार है कि किस तरीके से दिन ढलने के साथ ये आगे बढ़ेगा और लोग घरों से निकलकर, आज छुट्टी का दिन है, लोग घरों से निकलेंगे, अपने प्रदेश की सरकार चुनेंगे। और आपको बता दें कि आज 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बेहद उत्साहित है आम जनता और 1863 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में इंतजार कर रहे हैं इन वोटर्स का, जो इनके लिए भाग्य विधाता के तौर पर है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, राजस्थान विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है और बेहद उत्साहित आम जनता वोट डालने को लेकर नजर आ रही है। तो यह आम जानकारी आपको बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बेहद उत्साहित आम जनता दिखाई दे रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बेहद उत्साह में जनता नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए जहां पर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह 9 बजे तक 10.54% मतदान हो चुका है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं लगातार हर वर्ग के जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। 199 सीटों पर इस बार 1863 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां पर किया जाएगा और अब बस इंतजार है कि किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ता है, लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती है। ये बहुत खास होगा, देखना होगा कि कितना कुछ इस बार जनता चाहती है, क्या बदलाव जनता चाहती है, कि कांग्रेस के किए गए कामों से खुश नजर आती है या बीजेपी ने जो चीजें यहां पर की है, जो वादे यहां पर किए हैं उनसे खुश नजर आती है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि अब इंतजार है कि उस तरीके से जनता जो है वो आज यहां पर पहुंच रही है। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि देखिए राजस्थान में इस बार चुनावी मुद्दे बहुत खास थे। हम अलग अलग जब अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं उस दौरान भी देखते हैं कि क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है और उस सब को लेकर अब बस इंतजार है और देखना होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में चुनाव विश्लेषक हनुमंत राव जी भी जुड़ चुके हैं। हनुमंत जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आज राजस्थान के इस रण में आप क्या कुछ खास देख पा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत रहे हैं लेकिन ये मुद्दे हैं, इन्हीं पर वोट डाला जाएगा, रिकॉर्ड इस बार क्या टूटेगा? जी, मुझे लगता है कि इस बार जो देखने वाली बात होगी वो यही होगी कि क्या रिवाज बदलता है या राज बदलता है। बिल्कुल। या रिवाज कायम रहता है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 30 सालों से हर 5 साल पे सरकार के बदलने का जो सिलसिला चल रहा था, इस बार कांग्रेस ने संगठित होकर के उस सिलसिले को रोकने की एक कोशिश की है। लेकिन जितना भी हम देखते हैं, जो भी चुनावी विश्लेषकों की राय देखें या ग्राउंड पे जो कुछ हुआ उसको अगर हम बहुत गौर से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कांटे की लड़ाई है और मुझे लगता है कि एक हल्का सा एज बीजेपी के पास में है, लेकिन कांग्रेस के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस भी पूरी तरह मैदान पे बराबरी में लड़ती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हनुमान जी, एक तरफ ये भी बहुत खास है ना कि देखिए कांग्रेस के सामने इस बार कई सारे मुद्दे बिल्कुल बाधा बनकर हम कह सकते हैं उसकी जीत में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो चुनाव में बीजेपी ने उठाए ये बहुत अहम थे, जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव रखते थे। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, या फिर हमने जिस तरीके से देखा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार हर बार कटघरे में खड़ी नजर आई। आज महिलाएं पहुंच रही हैं, हमारे संवाददाता उनसे बात भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये सारे मुद्दे क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो पेपर रद्द होने के मामले आए, पेपर लीक होने के मामले आए और रीट के एग्जाम में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई, ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है राजस्थान में। और खास करके ये युवाओं के बीच में ये मुद्दा बहुत गहराई तक बैठ कर चुका है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की जो आपने उठाई, वो भी राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर के इन मुद्दों की काट के तौर पे अपने कार्यकाल के कुछ अंतिम महीनों में जिस तरह से गहलोत सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर और चिरंजीवी योजना की सफलता और महंगाई के कैंप ये सब लगाए, तो इसने कुछ हद तक कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी दी है। कांग्रेस वहां लड़ती हुई दिख रही है, वरना तो बीजेपी के लिए इस बार मैदान साफ था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आखिरी मोमेंट में जो पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई थी, उस पर कहीं ना कहीं ये दिखाने में कामयाब हुई कि नहीं साहब, हमारे अंदर एकता है। तो ये जो फैक्टर्स कांग्रेस ने प्लस किए, इसकी वजह से कांग्रेस आपको जमीन पे लड़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम एक ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, तो वहां पर बीजेपी के लिए एक स्लाइट एज है। और वैसे तो ये चुनाव विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, लेकिन सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं से बीजेपी के जीत के संकेत दे रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो आज एक बड़ा वोटर टर्नआउट हो रहा है, वो क्या अशोक गहलोत की जो योजनाएं लागू हुई हैं उन पर वोट करता है, या वो बीजेपी के रूप में एक नया विकल्प देखता है। बिल्कुल, देखिए यानी आप अपनी उसी बात पर आ गए हनुमान जी। आपने जवाब में यही कहा था कि भाई रिवाज बदलता है या कायम रहता है, यानी रिवाज कायम रहेगा, आपको लग रहा है कि भाई सत्ता पलटेगी। लेकिन एक तरफ ये भी रहा है कि देखिए राजस्थान में ये जो मुद्दे थे, ये जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हमने बात की, कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल चीजें रहती है जो बहुत असर डालती हैं। जैसे कांग्रेस में हम सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत कह लें, या फिर इस बार बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके की बातचीत हुई, जो जनसभाओं से तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे के बीच जो हम कह सकते हैं कि बातचीत कम हुई, उस सब को लेकर बीजेपी भी कटघरे में वही हुई। तो ये अंतर कलह वाला फैक्टर क्या दलों के लिए नुकसानदायक इस बार के चुनाव में है? क्या अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जो है वो नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, या इस बार सब न्यूट्रल और नॉर्मल हो चुका है? देखिए, जो कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट पे पैचअप करने की कोशिश की, तो उससे कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ है। लेकिन आप अगर जाकर के देखें तो जिन क्षेत्रों में पायलट का प्रभाव है, वहां लोग अशोक गहलोत के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। जहां पे अशोक गहलोत का प्रभाव है, वहां लोग पायलट के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ तस्वीरें दिखा करके आप ये साबित कर दें कि आप एक हैं। ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर आप 5 साल में 4.5 साल आप लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ आप दांवपेच चलते रहे, तो आखिरी 6 महीनों की एकता ये कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं देती है, पहली बात। अब अगर हम आ जाए बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी में भी जिस तरीके से तमाम सारे धड़े बन गए, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत का धड़ा हो, या वसुंधरा राजे का खेमा हो, या अन्य जो तमाम सारे बड़े नेता हैं उनका खेमा हो, तो वहां पर भी एकता की कमी दिखी। और जो बीजेपी की पहली सूची आई थी, उसमें जिस तरीके से वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उनका जो टिकट काटा गया या उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी हाईकमान ने, उससे भी पहला ही संदेश गलत चला गया। और इसको काफी हद तक बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, जो उन्होंने दूसरी और अन्य सब्सिक्वेंट सूचीज में वसुंधरा के लोगों को एकोमोडेट किया। तो देखिए, ये जो नुकसान और नफा है, ये आप एक तरह से देखेंगे कि दोनों दलों को हुआ है, और दोनों दल इस दिक्कत से दो चार हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कुल यही है कि अगर इसको दोनों दलों के लिए एक बराबर का नुकसान मान करके चलें, तो जो जिसका कोर वोटर है वो किसको वोट करता है, और क्या
5 साल की एंटी इनकम्बेंसी वास्तव में है या नहीं है, या राजस्थान में देखिए कांग्रेस तो दावा करती है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन अगर आप क्षेत्रों में जाएं तो बहुत से किसानों की शिकायतें हैं, बहुत से युवाओं की शिकायतें हैं। किसान कह रहे हैं कि साहब हमें पानी पर्याप्त नहीं मिला, हमारे क्षेत्र में कई क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। तो बीजेपी इन सारी चीजों को सीट दर सीट मुद्दा बना रही है, और कांग्रेस को चूंकि डिफेंड करना है, कांग्रेस की जवाबदेही है, इसलिए कई जगहों पे कांग्रेस को दिक्कत भी पेश आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी, कांग्रेस यहाँ पैर उखड़ते हुए कम से कम नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। यानी कहीं ना कहीं टक्कर वाली सिचुएशन पर अभी भी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। देखिए अभी आपने कहा कि देखिए नुकसान दोनों को बराबर आपसी कलह का या अंतर कलह का उठाना पड़ सकता है, और पड़ा है अभी तक भी। लेकिन अगर एक वृहद स्तर की बात की जाए तो वो ये होगी कि देखिए राजस्थान में डिफेंडिंग मोड में कांग्रेस रही है, और बीजेपी ने यहां पर आक्रामक अंदाज में कैंपेनिंग भी की थी। बीजेपी का अंदाज हमेशा से ही रहा है, और बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव है जो उनके लिए एक बड़ा मिशन है। आप बताइए कि अगर इस प्रदेश में बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, ये जीत तो देखिए सभी दल चाहते हैं, लेकिन हार बड़ी किसके लिए होगी? हार का बड़ा असर किस पर ज्यादा पड़ेगा, अगर किसी पर, दोनों में से जिसकी भी होती है? देखिए जहां तक हार पे बड़ा असर का सवाल है गरिमा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जो है ये हार ज्यादा नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि जो हमने वोटिंग पैटर्न देखा है, वो चाहे कर्नाटका में हो चाहे वो अन्य राज्यों में हो, कि जब भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो स्थानीय मुद्दे पर जनता ने जो सरकार बेहतर काम कर रही है उसको या तो चुनने की कोशिश की है, रिपीट करने की कोशिश की है, या सरकार बदल दी है। लेकिन जब लोकसभा में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो फिर ये वोटिंग पैटर्न बहुत बदल जाता है, और वहां पर बीजेपी का जो ग्राफ है वो एकाएक बढ़ जाता है। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे कांग्रेस कुछ विधानसभा सीटों में बढ़त लेती है या अपनी सरकार बना लेती है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव में यही प्रदर्शन कांग्रेस दोहराएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और आप अभी देखें कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, जहां पे ये माना जा रहा है कि यद्यपि वहां भी कांटे की लड़ाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को एक वहां पे स्लाइट एज है, और कांग्रेस वहां पे आगे चल रही है। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करें तो वोटर यही कहता है कि विधानसभा में हम सरकार बदलेंगे, लेकिन हम लोकसभा में मोदी जी को ही देंगे। बिल्कुल, यानी तो वो वाला माइंडसेट या मोदी करिश्मा पूरी तरीके से फेड नहीं हुआ। इसको यानी वही बात हो गई कि वो माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस को वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में तो मजबूत मान सकती है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को उस हद तक विश्वास जनता का जीतना कहीं ना कहीं बाकी है कि लोकसभा में भी उनकी जगह जो है वो बन सके। हनुमान जी, और देखिए जिस तरीके से हमने देखा अभी देश में कुछ दिनों पहले मणिपुर का मुद्दा खूब उठा था। मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए थे, खूब चर्चाएं हुई, हंगामा सड़क से सदन तक आप सबने देखा। लेकिन जब भी मणिपुर की बात हुई, बीजेपी ने सबसे पहले उसके जवाब में जो नाम लिया था वो था राजस्थान की घटनाओं का, राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का। क्या ये महिला अपराध कांग्रेस के लिए गले की फांस बनेंगे? क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा का भाव प्रदान नहीं कर पाए, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ राजस्थान में बराबर होता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या ये मुद्दा इनके लिए गले की फांस बनेगा? अब क्या ये कमी हम कहेंगे, मुद्दा क्या है, इसको कमी, गलती कहा जाएगा? क्या ये गलती इनके लिए भारी पड़ेगी? राजस्थान में घटनाएं हुई, सरकार ने तत्परता दिखाई, लेकिन ये मुद्दा वहां पर जीवित है, और इस मुद्दे का कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ये अलग बात है कि वो मणिपुर के मुद्दे को उछाल करके इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। तो मणिपुर की जो शर्मनाक घटना है उसको, उसकी जो इंटेंसिटी है उससे कहीं ज्यादा राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं उसकी इंटेंसिटी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ज्यादा होगी। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राय हो सकती है। तो जो भी स्थानीय स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई, या महिलाओं के साथ में जो बदसलूकी हुई, या महिलाओं के प्रति जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, वो कम से कम स्थानीय स्तर पर वो बीजेपी के लिए एक इलेक्शन एडवांटेज है, और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को उसकी जवाबदेही। बिल्कुल साफ तौर पर घटना हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय मुद्दा बने, लेकिन कम से कम राजस्थान में उसकी बहुत मारक या बहुत पैना असर होगा,
ये मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। और हनुमान जी देखिए, दोनों ही अगर हम बात करें बड़ी पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी, जिनमें सीधी टक्कर नजर आती है, बीजेपी ने भी एक तरीके से मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ने की एमपी में जैसी कोशिश की थी, वैसा ही यहां पर भी नजर आया। वसुंधरा राजे बहुत मजबूत प्रत्याशी रही हैं, इनके नेतृत्व में हमने देखा है कि बीजेपी बहुत मजबूत होती आई थी। उन सीटों पर वसुंधरा राजे के दबदबे के चलते बीजेपी को जीत मिली थी जहां पर कभी नहीं जीतती थी, लेकिन इस बार वो साफ तौर पर खुलकर मुख्यमंत्री फेस के तौर पर नजर नहीं आई। क्या यही वजह रही थी वसुंधरा राजे की नाराजगी की, जब हमने जनसभाओं में उनका एक व्यवहार अलग रूप से देखा था? देखिए, बीजेपी हमेशा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ती रही है। हाँ। 14 के बाद 19 और तमाम सारे राज्यों में भी हमने देखा कि मोदी के चेहरे पे वो चुनाव लड़े। लेकिन उनको हिमाचल और कर्नाटक की हार से सबक लेना चाहिए था कि जनता विधानसभा के चुनाव में एक स्थानीय चेहरा और स्थानीय नेतृत्व को देखना चाहती है। इस मामले में जरूर बीजेपी को डिसएडवांटेज है कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया होता राज्यों में, हाँ। और उस चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा होता, खास करके अगर हम राजस्थान की बात करें कि अगर राजस्थान में उन्होंने एक चेहरा दिया होता और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है वसुंधरा राजे का, अगर उस चेहरे को प्रोजेक्ट करके लड़ते तो आज कांग्रेस लड़ती हुई आपको मैदान में नहीं दिखाई देती। हाँ। बल्कि बीजेपी को बहुत क्लियर एडवांटेज होता और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सीट का मार्जिन है वो भी कम से कम 20 से 25 सीटों का मार्जिन होता। आज जिस तरीके से कम 15 से 20 निर्दलीय जो पूरा चुनाव को या चुनाव के खेल को पलटने की एक क्षमता दिखा रहे हैं, वो स्थिति कम से कम राजस्थान में नहीं होती और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुकाबला कहीं ना कहीं आसान हो जाता। जो आज कांटे की टक्कर है वो ऐसी शायद नहीं होती, आंकड़े कुछ और कह रहे होते। ठीक है, कांग्रेस के मुकाबले में एक बेहतर पोजीशन पे होती और भाजपा शायद अपनी सरकार बना रही है। ठीक है हनुमान जी, आपने कहा कि देखिए यहाँ पर फेस मोदी का ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, प्रधानमंत्री खुद संभाल लेते हैं पूरी तरीके से कैंपेनिंग की जिम्मेदारी, पल पल की वो अपडेट लेते हैं। बीजेपी की एक खासियत है और प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में ऐसी बातें भी कह देते हैं कि वो सेंट्रिक हो जाती हैं, लोग उनसे ही सीधा कनेक्ट करने लग जाते हैं, प्रत्याशी भी कई बार सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि यहां पर भी मोदी के नाम पर ही पूरी तरीके से चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश बीजेपी ने की। देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात करें इस लिहाज से, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो भी रहता था वो जग जाहिर था और हर कोई इस बात से अवगत रहता था। बीजेपी इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े कर देती थी, भले ही हास्यास्पद अंदाज में होता हो, लेकिन ताने और तंज खूब कसे गए हैं। लेकिन बीजेपी के सामने क्या वजह हो सकती है वसुंधरा राजे को साफ तौर पर प्रत्याशी ना घोषित करना? क्या कोई और नाम जहन में है या फिर नहीं चाहते कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो? और क्या इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि अंतर्कलह बीजेपी में भी है लेकिन दर्शाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर नाम जाहिर कर देंगे तो विवाद हो जाएगा? देखिए, कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में भी अंतर्कलह है और कांग्रेस में भी अंतर्कलह है। हाँ। लेकिन राजस्थान में आप देखें तो अगर आप पिछले कुछ सर्वे भी उठा करके देख लें अलग अलग एजेंसियों के, तो उसमें अशोक गहलोत के बाद में जो दूसरा सर्वाधिक बड़ा लोकप्रिय चेहरा रहा है वो वसुंधरा राजे का ही रहा है। देखिए, मोदी का चेहरा लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी का चेहरा ज्यादा चलता है, वो सिक्का ज्यादा चलता है लोकसभा चुनाव के लिए। जनता ये भी जानना चाहती है कि राजस्थान में हमारा मुखिया कौन होगा। तो ये एक तरह से केक के ऊपर जो आइसिंग होती है, जो क्रीम होती है, वो अगर आप प्रदेश में भी एक चेहरा देते हैं तो वो एक तरह से मोदी जी का जो केक रूपी चेहरा है उस पे एक बहुत बेहतरीन आइसिंग हो जाती है और ये एक प्लस हो जाता है, ये माइनस नहीं होता है, ये प्लस होके बढ़ता है आगे। देखिए, एक चेहरे का प्रोजेक्शन, जैसे आप अभी कहें कि साहब कांग्रेस में भी तो गहलोत और सचिन पायलट, वहां भी उन्होंने कोई क्लियर चेहरा नहीं दिया है, लेकिन जनता ये मान के अपने अपने जो उनके समर्थक हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि चांसेस दोनों के लिए हैं। तो जो पायलट का खेमा है वो भी पक्ष में वोट करता है, जो गहलोत का खेमा है वो भी पक्ष में वोट करता है, इस आशा और प्रत्याशा से कि आने वाले दिनों में इन्हीं दोनों में से कोई मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर इससे इतर आप बीजेपी के पास जाते हैं तो जिन 5-6 सांसदों को 7 सांसदों को टिकट दिए गए उनमें कई ऐसे थे जो पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। अब हर खेमा ये कहने लगा कि साहब हमारा ही नेता जो है वो मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो बालकनाथ की आप बात कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें, राठौर की बात कर लें या वसुंधरा खेमे की बात कर लें। तो वहां पे एक
अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई। और ये स्थिति जो है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे दिखाई दे रहा है। कम से कम कांग्रेस में तो 2 ही चेहरे हैं, लेकिन भाजपा में जो है वो चेहरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और ये एक फैक्टर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अलग अलग फैक्टर्स है जो दोनों के लिए कई सारे फायदेमंद भी होंगे और कई सारे नुकसानदायक भी होंगे। देखिए साफ तस्वीर तो 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हो पाएगी। लेकिन हनुमान जी एक बात ये भी है कि देखिए हमने देखा कई सारे फैक्टर्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे पेपर लीक को भी आपने शुरुआत में कहा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा था और पेपर लीक वाला मुद्दा सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ है और राजस्थान में इस बार युवा बहुत ज्यादा है, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें इनकी बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री एक्स पर लिख चुके हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई भी दे चुके हैं और ये भी कहा कि भाई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालिएगा। क्या ये मुद्दा भी असरदार होगा? क्या पेपर लीक वाली बात जो है, युवा क्योंकि गेम चेंजर साबित होते हैं बहुत जगहों पर, क्या राजस्थान में ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला है वो युवाओं के बीच में गुस्से का कारण है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसमें ये लिखा है कि मतलब ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और या तो हम बहुत कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे, तो इसने काफी हद तक जो है डैमेज को कंट्रोल किया है। लेकिन देखिए एक चीज मैं कहूंगा, एक योजना अशोक गहलोत की जो कांग्रेस को वहां पे मजबूती दे रही है या कांग्रेस अगर लड़ाई में है तो वो सिर्फ एक योजना है, वो है चिरंजीवी योजना, जिसने कि बहुत बड़े पैमाने पे अभी 25 लाख रुपए जो है उस बीमा के तहत पीड़ित को मिलता है या बीमार को मिलता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें मैं राजस्थान में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे मतदाताओं से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब अब हम रात में बड़ी चैन की नींद सो सकते हैं कि हमको बिना 1 रुपए भी खर्च किए हम हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी चिंता जो स्वास्थ्य को लेकर के होती थी वो अब हमारी चिंता पूरी तरह से खत्म हुई है। दूसरा, कांग्रेस ने इसकी तमाम सारी सक्सेस स्टोरीज भी जो है वो फ्लोट की हैं, या ये एक जिसको कहते हैं कि जो एक मुंह से प्रचार लोग करते हैं किसी योजना के लाभ का, तो उसका भी बड़ा लाभ जो है वो मिला है। अगर एक बीमार व्यक्ति ठीक हुआ है तो उसने कम से कम 50 लोगों को प्रेरित किया है और 50 लोगों को इस योजना के बारे में बताया। इसी का लाभ और इसको विस्तार देने और इसको और आकर्षण बनाने के लिए कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में इसको 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया। आप ये सोचिए कि एक 50 लाख का बीमा अगर किसी को मिलता है और उसको कोई प्रीमियम नहीं देनी पड़ती है तो ये कितनी बड़ी राहत है। और इसकी कोई काट जो है वो बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये सीधे तौर पर जनता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीधे तौर पर जनता के लाभ की बात है, जनता के हित की बात है, जो बहुत ज्यादा फायदा जनता को तो पहुंचा रही है, लेकिन अब यही जनता कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को इससे देती है, इस प्रभावित होकर इससे वो देखना होगा। हनुमान जी एक और सवाल है कि देखिए इस बार जब चुनाव प्रचार हो रहा था, अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री जा भी रहे थे, कांग्रेस की बात होती थी तो मंचों पर खुद प्रधानमंत्री ने कई बार लाल डायरी का जिक्र किया है। ये लाल डायरी ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के काले कारनामों की डायरी है, सारे काले कारनामे, सारे कांग्रेस के कांड इस लाल डायरी में ऐसा लग रहा था स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये लाल डायरी क्या मतलब ये वाला जो बात चल रही थी, ये जो सरकाज़म के स्तर पर हम कह लें बात हो रही थी, ये कितनी मतलब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज के दिन में क्या लग रहा है, इसका कितना असर होगा? गरिमा जी, आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव साहब के टाइम में एक जैन हवाला डायरी आई थी जिसमें देश के तमाम बड़े नेताओं के नाम थे और उसमें कई सारी चीजें सिलेक्टिवली लीक की गई, तमाम सारे राजनीतिक उथल हुए और कालांतर में वो सारी चीजें जो हैं वो फुस साबित हुई, फिजल आउट कर। तो मुझे लगता है कि ये जो लाल डायरी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया, लेकिन ये लाल डायरी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाया। इसकी बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये केवल एक चुनावी स्टंट था और चुनावी स्टंट से कुछ ज्यादा मुझे इसमें गहराई नहीं नजर आती है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गहराई होती तो निश्चित रूप से भाजपा इसको अपने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा
और हनुमान जी, भाजपा देखिए इसमें बहुत माहिर है, कोई भी चीज वो हाथ से जाने नहीं देती है। यानी कहीं ना कहीं लाल डायरी वाला एक जुमला हम कह सकते हैं फेंका गया था, जो काम ठीक तीर निशाने पर लगा नहीं बीजेपी की ओर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गरिमा, कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट या एक जिसको कहें कि मैनोवर से जो है कुछ ज्यादा नहीं था। अगर इसमें कुछ भी तथ्य होता तो निश्चित रूप से भाजपा उसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बिल्कुल, भाजपा के लिए आपने कहा कि देखिए यहाँ पर बहुत नुकसान होगा, कांग्रेस के लिए भी बहुत नुकसान होगा अगर जनता के विश्वास जो है वो नहीं आते हैं। और देखिए जनता से जब हमारे संवाददाता आज बात कर रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं, तो जनता कह रही कि भाई हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा खूब हो। महिला सुरक्षा पर हमने आपसे बात भी की कि महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहा था, किसानों की बहुत सारी बातें थी, लेकिन सबसे ज्यादा एक तरफ ये भी हम आपसे सीधा सवाल अगर करें तो कांग्रेस के किए गए कामों पर ज्यादा विश्वास जनता इस बार करेगी। आपको क्या लग रहा है एक चुनाव विश्लेषक होने के नाते, या बीजेपी के वादों पर? क्योंकि चुनाव इस बार एमपी में भी वादों पर ही लड़ा गया और राजस्थान में भी वादों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। बीजेपी ने खूब वादे कर डाले हैं, अब ये वादों पर विश्वास होगा या कामों पर विश्वास करके जनता वोट डालेगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी के सामने दोहरी समस्या है। जैसे बीजेपी ने एक वादा किया कि साहब हम अगर सरकार में आएंगे तो 400 या 450 में गैस का सिलेंडर देंगे, तो जो उसकी काउंटर होती है वो तुरंत आ जाता है कि अगर साहब केंद्र में 900 या 1100 का सिलेंडर मिल रहा है तो राजस्थान में कैसे मिल रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या गुनाह किया है जो उनको 900 या 1100 का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो एक तुरंत उसका काउंटर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से फिर उस भरोसे का या उस वादे का जो एक डाइल्यूशन है वो तुरंत वही पर हो जाता है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं भाजपा के जो वादे हैं या भाजपा ने जो बातें जनता के बीच में कही हैं, उसके मुकाबले में कांग्रेस ने जो कुछ कहा है उस पे जनता का विश्वास ज्यादा है। और जनता ये मान के चल रही है कि राज्य में कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये अधिसंख्य की जनता का मैंने भी जो लोगों से बातचीत की उसमें जैसे गहलोत ने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे और देना शुरू कर दिया, तो जनता को लगा। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो योजना है उसने चुनाव में बहुत असर दिखाया। अगर लाडली बहना योजना समय पर नहीं आती तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ज्यादा खराब होती, लेकिन लाडली योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को संभाल लिया। उसी तरह से जो चिरंजीवी योजना है या अन्य अशोक गहलोत की जो घोषणाएं आखिरी मोमेंट पे हुई हैं या उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले लागू की हैं, उसने काफी हद तक कांग्रेस को राजस्थान में संभाल लिया। देखिए, जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो जो आपके एक्शंस होते हैं वही आपके लिए ढाल का काम करते हैं। तो राजस्थान में अशोक गहलोत की बहुत सारी योजनाएं और मध्य प्रदेश में एक योजना बड़ी लाडली बहना, इसने कहीं ना कहीं से रूलिंग पार्टी को एक ताकत दी है या उनके इरोजन को कम किया है। बहुत हद तक सही नजर आती हैं हनुमान जी, और ऐसा फैक्टर दिखाई भी दे रहा है, धरातल पर भी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, राजस्थान के रण की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर आज देखने को मिल रही है, कड़ा मुकाबला है और राजस्थान का रण कौन फतेह करता है ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा।